नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स पे, जहां पर हम गवर्नमेंट एग्जाम और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की बात करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं थ्रू MCQ। यहां पर हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहले तो हम किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्लियर करते हैं कि वो किस रीजन से, किस माइंडसेट से लिखा गया है, और साथ साथ उसे याद करने के लिए निमोनिक टेक्निक्स पे काम करते हैं, जिससे कि हम लंबे टाइम तक उसे रिटेन कर पाएं और एग्जाम के टाइम पे रिकॉल कर पाएं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ काम नहीं चलता है, तो हमें कुछ टेक्निक्स पर भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। दोस्तों, ये हमारी लीव रूल की थर्ड वीडियो है। लीव रूल को मोस्टली हमने कवर कर लिया है। इसमें मैंने छोटे मोटे टॉपिक्स को रखा हुआ है जो कि कवर नहीं हो पाए थे या जो कुछ बच गया है पॉइंट, उसको मैंने पार्ट 3 में रखा हुआ है, और इसके साथ ही हमारा लीव रूल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और वॉलंटरी रिटायर्स व्हाइल ऑन लीव नॉट ड्यू, द ऑलरेडी सैंक्शन लीव नॉट ड्यू शुड बी कैंसल्ड। 2, leave salary already paid for period of leave not due should be recovered. And 3, the recovery can be waived if the resignation is due to ill health. Options are A, 2 and 3 only, B, 1 and 2 only, C, 1 and 3 only, and D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. एक बार देख लेते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और वॉलंटरी रिटायर्स व्हाइल ऑन लीव नॉट ड्यू, द ऑलरेडी सैंक्शन लीव नॉट ड्यू शुड बी कैंसिल्ड। यानी कि आपको लीव नॉट ड्यू दी गई है किसी पीरियड के लिए, मान लीजिए 3 महीने के लिए दी गई है, 1 जनवरी को सेंक्शन की है और 31 मार्च तक के लिए आपको सेंक्शन की गई है। इसी बीच में 1 फरवरी को वो रिजाइन कर देता है एम्प्लॉय, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो आगे की जो लीव नॉट ड्यू होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, उसके लिए वो इंटाइटल नहीं रहेगा। यानी कि लीव, कोई भी लीव हो, किसी भी नेचर की लीव हो, वो सिर्फ टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होती है, या रेजिग्नेशन या डिसमिसल जो भी होता है, सर्विस का लास्ट डेट होता है, वहीं तक वैलिड रहती है। Such resignation or voluntary retirement should take effect from the date on which he had proceeded on leave not due. अब कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी को पहले लीव नॉट ड्यू अप्लाई करता है, 2 महीने की, जनवरी और फरवरी की। 1 फरवरी को वो लीव नॉट ड्यू के बीच में होता है, और उसी बीच में वो VRS के लिए अप्लाई कर देता है या रिजाइन कर देता है, तो उसका VRS 1 फरवरी से इफेक्टिव नहीं रहेगा, या जिस दिन सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगी, अप्रूव करेगी, उस दिन से नहीं रहेगा। उसने 1 जनवरी को वो लीव नॉट ड्यू पे गया था, उसका रिजिग्नेशन इफेक्टिव रहेगा 1 जनवरी से ही रहेगा। मतलब आप अपनी रेजिग्नेशन की डेट को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं कि लीव नॉट ड्यू को सपोर्ट ले लिया और आपने 2 महीने 3 महीने के बाद में रेजिग्नेशन कर दिया। नहीं, जब से आप लीव पर गए थे, लीव नॉट ड्यू पर, तभी से आपका रेजिग्नेशन जो है इफेक्टिव रहेगा। लीव सैलरी ऑलरेडी पेड फॉर पीरियड ऑफ लीव नॉट ड्यू शुड बी रिकवर्ड। ये पुराने वाले एग्जाम्पल में ही उसने 1 जनवरी को लीव पर गया था, 1 फरवरी को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो 1 महीने की यानी जनवरी की हाफ पे लीव तो मिली होगी ना। लीव नॉट ड्यू में हाफ पे लीव का होता है, हाफ पे की तो लीव उसको मिलती है, तो जो हाफ पे लीव मिली है 1 जनवरी से 1 फरवरी तक के बीच की, वो सारी रिकवर की जाएगी। द रिकवरी कैन बी वेव्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, और इफ द रेजिग्नेशन इज ड्यू टू इल हेल्थ और ही इज रिटायर्ड प्रीमैच्योरली। यानी कि रिकवरी की जाएगी, बट कोई एम्प्लॉई लीव नॉट ड्यू लेके गया हुआ है 1 जनवरी को, और 1 फरवरी को डेथ हो जाती है, तो छुट्टी तो उनकी जो 1 जनवरी को सर्विस पे 1 फरवरी को रिटायर हुआ है या डेथ हुई है, तो उनका जो पिछले 1 महीने का पीरियड था, उस पीरियड की रिकवरी नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। सिमिलरली, अगर वो इल हेल्थ की वजह से, यानी कि हेल्थ ख़राब थी, इसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रॉपर लगाते हैं, तो भी रिकवरी को वेव ऑफ किया जा सकता है, या फिर प्रीमैच्योर रिटायरमेंट किया जाता है। यानी कि FR56J में जैसे रिटायरमेंट करते हैं, कुछ भी किसी भी रीजन से उनको प्रीमैच्योर रिटायर किया जाता है, तब भी उनको सैलरी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रीमैच्योरली वो अपनी मर्जी से रिटायर नहीं हुआ, सरकार ने उसको रिटायर किया हुआ है। जब वो लीव नॉट ड्यू पे गया हुआ था, उस एम्प्लॉय को तो पता भी नहीं था कि वो प्रीमैच्योरली रिटायर कर दिया जाएगा, उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ है, तो उस बीच की उसकी हाफ पे लीव को मिलेगा और रिकवरी नहीं की जाएगी। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्सपायरी ऑफ लीव नॉट ड्यू रिजाइंस और वॉलंटरी रिटायर्स, द लीव सैलरी शुड बी रिकवर्ड। ठीक है, यानी कि अब बात लीव नॉट ड्यू खत्म होने की नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सपायरी की बात हो रही है। कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी से 2 महीने के लिए गया, यानी फरवरी एंड तक, आते ही उन्होंने रिजाइन पकड़ा दिया या VRS के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसकी लीव सैलरी रिकवर्ड। आगे तो कोई लीव तो बची नहीं है, तो लीव तो कैंसिल होने का मतलब ही नहीं बनता, लीव तो उन्होंने सारी अवेल कर ही ली है। बट जितने भी पीरियड की थी उन्होंने दिया था, जो बीच का 2 महीने का पीरियड में जो उन्होंने हाफ पे लीव ली है, वो उनकी
रिकवर की जाएगी। उनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव यहाँ पर 1 जनवरी से नहीं रहेगा, जैसे पिछले वाले केस में क्या था कि उन्होंने लीव नॉट ड्यू के बीच में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया उस एम्प्लॉय ने, तो उसका जब वो लीव नॉट ड्यू पर गया था उससे पहले वर्किंग डे था, मतलब जो प्रीवियस जस्ट इमीडिएटली पहले वाला वर्किंग डे था, उस वर्किंग डे तक उसकी लीव नॉट ड्यू को कंसीडर उसकी रेजिग्नेशन को वहाँ से कंसीडर किया गया था। बट यहाँ पर जो केस है यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे वो आया है, उसने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद उसने रिजाइन किया है, तो ऐसा भी करता है तो रिजर्वेशन तो रेजिग्नेशन तो उसका इफेक्टिव वहीं से रहेगा जब उसने ज्वाइन किया हुआ है। सपोज उन्होंने 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को ज्वाइन किया है, तो रेजिग्नेशन तो 1 फरवरी से ही 1 मार्च से ही इफेक्टिव रहेगा, बट उनका जो जनवरी और फरवरी की जो सैलरी थी वो सारी रिकवर कर ली जाएगी। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, आपको 1 मार्च से ही रेजिग्नेशन देना था, आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं लीव नॉट ड्यू ले लेते हैं, हाफ पे तो मिल ही रही है, या आपको 1 जनवरी से ही रिटायर होना था, बट आपने कहा कि एक काम करता हूँ 2-3 महीने की लीव नॉट ड्यू ले लेता हूँ। उसमें क्या होगा, 2-3 महीने की हाफ पे सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद जो है रेजिग्नेशन लगा दूंगा, तो 2-3 महीने की तो हाफ पे सैलरी मिलेगी, मुझे तो वैसे भी रिजाइन करना है, जनवरी में करूँ या मार्च में करूँ, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो सरकार को, आपकी फिर सैलरी सारी की सारी रिकवर कर ली जाएगी। The recovery can be waived in case of death of the government servant or if the resignation is due to ill health। यहाँ पर भी वही है कि अगर डेथ ही हो जाती है, लीव नॉट ड्यू खत्म होते ही, या फिर इल हेल्थ वाला कोई इशू आ जाता है, तो फिर उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कैन बी कम्यूटेड टू लीव नॉट ड्यू रेट्रोस्पेक्टिवली एट द डिस्क्रिशन ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट देके अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव ली है, उसको कम्यूट किया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली एट द डिस्क्रिशन ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। यानी कोई एम्प्लॉय अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, वो चाहे तो लीव नॉट ड्यू वाला पीरियड है जो हाफ पे लीव मिल रही है उसको, उस पीरियड को चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में कम्यूट भी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि वैसे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को नीचे चेंज करने का राइट नहीं होता, बट लीव नॉट ड्यू के केस में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट उसको बैक डेट से कम्यूट कर सकती है। उस केस में उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सीसीएस लीव रूल 1972 अप्लाई टू, ये किसके लिए अप्लाई होते हैं? ए रेलवे एम्प्लॉइज, बी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, सी टेम्परेरी एम्प्लॉइज एंड डी कंटिजेंट पेड स्टाफ। एंड द राइट आंसर इज सी टेम्परेरी स्टाफ। यानी कि लीव जो होते हैं लीव रूल वो टेम्परेरी एम्प्लॉइज के लिए अप्लाई होते हैं, बाकी इन सब में जितने ऑप्शंस हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये आंसर है हमारा सी टेम्परेरी एम्प्लॉइज वाला केस। अब आगे चलते हैं। CCL लीव रूल्स 1972, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन सिविल सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सिविल सोसाइटी के लिए, यानी कि पब्लिक के लिए जो सर्विस होती है उनमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके लिए अप्लाई होते हैं। कहाँ अप्लाई नहीं होते? दे शैल नॉट अप्लाई टू 1 रेलवे एम्प्लॉइज, 2 मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 डेपुटेशनिस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 4 कंटिजेंट पेड स्टाफ। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। हम एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। ऑल इंडिया पेड स्टाफ डेप्यूटेड टू रेलवे इज ऑन लीव। यानी कि ऑल इंडिया पेड स्टाफ, जो कि ऑल इंडिया पेड स्टाफ है जो कि डेप्यूट किया गया है रेलवे में, वो लीव पर है। तो इसको हम कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ऑल इंडिया पेड स्टाफ डेप्यूटेड टू रेलवे इज ऑन लीव, रेलवे से रेलवे एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया से ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, डेपुटेड से डेपुटेशनिस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पेड स्टाफ यानी कंटिजेंट पेड स्टाफ। यानी ऑल इंडिया पेड स्टाफ डेपुटेड टू रेलवे इज ऑन लीव। ऑन लीव का मतलब है हमें याद रखने का, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा, कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट किस चीज़ को याद रखने के लिए था। तो इसमें ऑन लीव याद रखना है। जैसे हमने ज्वाइनिंग टाइम वाले में हमने ज्वाइनिंग वर्ड के साथ ही उसको स्टेटमेंट को बनाया था, यानी वो स्टेटमेंट याद है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम वाले सारे याद हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये स्टेटमेंट याद होगा तो लीव किसके लिए अप्लाई नहीं होती हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे और बाकी सबके लिए लीव होती हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट आपका काम करा देगा। चलती है आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन के बारे में पूछा जाता है। 1, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस ही इज इंटाइटल्ड फॉर लमसम पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट टू हाफ of EL at credit just to a maximum of 150 days. 2, resignation of an appointment to take up with proper permission another appointment whether permanent or temporary is not a resignation of public service. So options are A 1 and 2 both, B 1 only, C 2 only and D none of the above. And the right answer is A 1 and 2 both. एक बार देख लेते हैं CCS लीव रूल 1972।
Any claim to leave to the credit of government servant who is dismissed or removed or who resigns from government servant ceases from the date of such dismissal or removal or resignation. यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है डिसमिस या रिमूव किया जाता है या वो रिजाइन करता है गवर्नमेंट सर्विस से, सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल और रेजिग्नेशन, यानी कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट से सर्विस से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 418B 418B क्या बोलता है, इज रेजिग्नेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट टू टेक अप विद प्रॉपर परमिशन अनदर अपॉइंटमेंट वेदर परमानेंट और टेम्परेरी इज नॉट अ रेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। अब यहाँ पर बात की जाती है कि मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सरकार के, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए रिजाइन कर रहा हूँ, तो ये मैं पब्लिक सर्विस से रिजाइन नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करें तो मैं सर्विस तो अब भी भारत सरकार को ही दे रहा हूँ ना, अपनी सेवाएं भारत सरकार के लिए ही दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन किया है, तो इसको वो रिजिग्नेशन ट्रीट नहीं करेंगे। अगर मैंने रिजाइन करके अपना काम धंधा खोल लिया, अपना बिजनेस कर लिया, तब मैं रिजिग्नेशन है। अगर मैंने रिजाइन किया है अपॉइंटमेंट टू टेक प्रॉपर परमिशन, मैंने परमिशन ली हुई है कि मैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जब भी कोई एम्प्लॉई किसी गवर्नमेंट सर्विस में होता है, उसके लिए दूसरे एग्जाम के लिए अगर गवर्नमेंट एग्जाम को लिखता है तो उसके लिए उसको एनओसी लेनी होती है। पहले एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर ये एम्प्लॉय यहाँ पे अपॉइंट हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है सर्विस तो भारत सरकार को ही दे रहा है, यहाँ नहीं देगा तो किसी और डिपार्टमेंट में देगा। सपोज कोई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है, वो सिलेक्ट हो जाता है आईएएस में सिलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से वो करके जा रहा है, तो सर्विस तो भारत सरकार को ही दे रहा है ना, तो इसलिए उसे रेजिग्नेशन नहीं मानती भारत सरकार, उसको अपॉइंटमेंट को चेंज मानती है। इफ देयर इज इंटरप्शन ऑफ सर्विस इन बिटवीन द टू, अगर दोनों के बीच में कोई इंटरप्शन भी है, जैसे मैं किसी सर्विस से रिजाइन किया और दूसरी सर्विस में उसको सिलेक्शन हो गया, ऑफर अपॉइंटमेंट आ गया, बट उसकी ज्वाइनिंग में 2 महीने का गैप आ गया, तो 2 महीने गैप हो जाएगा ना। इट शैल बी कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव टू द एक्सटेंट एडमिसिबल और बाय कंडोनिंग इट, आर्टिकल 422 ऑफ सेंट्रल सर्विस रूल्स, ठीक है, सेंट्रल सर्विस रूल्स को, टू द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय लीव ड्यू। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसने रिजाइन कर दिया, उसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया, उसने रिजाइन कर दिया सर्विस से, अब उसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला और उसमें डेट ज्वाइन करने की डेट मिली 2 महीने बाद की। अब 2 महीने का जो गैप आएगा, इसमें उसके पास जो भी लीव अकाउंट में अवेलेबल होगी, उस लीव से उस पीरियड को फिल कर दिया जाएगा। सपोज उसके पास 30 दिन की लीव थी, बट ज्वाइनिंग उसकी आ रही है वो 60 दिन के बाद आ रही है, तो 30 दिन का जो पीरियड होगा उसे कॉन्डाउन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी लीव में कवर नहीं हो रहा। इन केस वेयर द रेजिग्नेशन इज नॉट डीम्ड और as resignation in view of its being covered by article 418B, continuity of service benefit should be allowed in the matter of leave also। यानी कि अगर 418 में उसने किया है, ठीक है, कवर हो रहा है, तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस बेनिफिट शुड बी अलाउड इन द मैटर ऑफ लीव ऑल्सो। यानी कि हम मानते हैं कोई एम्प्लॉय एक सर्विस में था, वहां से उसने रेजिग्नेशन किया और दूसरी सर्विस में ज्वाइन किया, इसको बोला जाता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, कि टेक्निकली सर्विस से हमने रिजाइन किया लेकिन दूसरी सर्विस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके जितने बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी कंटिन्यू रहते हैं। किसी के अकाउंट में मान लो कोई भी, जैसे आपका जीपीएफ अकाउंट है, जीपीएफ अकाउंट में पैसा है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास जो नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस में अगर आप आते हो, तो एनपीएस अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से आपकी उस अकाउंट में जो पैसा है उसी में फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा वही अकाउंट। यानी सारे बेनिफिट आपके कंटिन्यू हो जाते हैं। इनफैक्ट आपकी जो सर्विस बुक होती है, जिसे सेवा पंजिका बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड रहता है, वो सर्विस बुक ही उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाती है, तो वहां से ही उसे कंटिन्यू मेंटेन कर देते हैं। तो दिस अलाउड इन द मैटर ऑफ लीव ऑल्सो। सपोज किसी के अकाउंट में 200 लीव्स हैं, जब उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो वो लीव भी उसकी ट्रांसफर हो जाएंगी उस फर्दर डिपार्टमेंट में, और वहां पे वो लीव को बेनिफिट को भी अवेल करेगा। वहां पे उसका लीव अकाउंट 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जो कैरी फॉरवर्ड होकर आई है पिछले डिपार्टमेंट से, वो सारा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस बेनिफिट उसमें लीव भी इंक्लूड रहेगा। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस, ही इज एंटाइटल्ड फॉर लमसम पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलीव एट क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ रेजिग्नेशन टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ ऑफ सच लीव एज क्रेडिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 150 डेज। अब किसी ने रिजाइन किया है, मतलब उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसने किसी और डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया, उसने सर्विस को छोड़ ही दिया, वो उसने अपना कुछ काम कर लिया। उस केस में अगर मान लो उसके जब रिजाइन किया, 10 साल की सर्विस के बाद रिजाइन किया, 10 साल की सर्विस में उसके अकाउंट में थी 200 ईएल, तो जितनी ईएल है उसका हाफ का उसको इनकैशमेंट मिल जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि 300 लीव तक का उसको फुल मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसको हाफ मिलेगा, यानी 200 लीव थी उसका, यानी 100 लीव का
उसको लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा। एक चीज़ और हमने देखी थी कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है और उसके अकाउंट में अगर मान लो 300 लीव नहीं है, सिर्फ 200 लीव है, तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंट में HPL जितनी भी है उस HPL बची हुई 100 HPL के साथ उसको ऐड कर देते हैं, तो HPL का भी उसको पेमेंट मिल जाता है। यहाँ पे HPL का उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 150 डेज, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय अकाउंट में मैक्सिमम कितनी EL हो सकती है, 300। तो 300 EL हो सकती है, तो मैक्सिमम कितना रेजिग्नेशन के केस में उसको लीव इनकैशमेंट मिल सकता है, 150 डेज का। तो ये रेजिग्नेशन के केस में लीव मिलने की बात हो गई। Question number 4. Which of the following is correct about leave? 1. If a government servant on leave preparatory to retirement is recalled, cash lump sum will be paid in lieu of unexpired portion of leave. A government servant who avails leave on medical grounds is required to produce a medical certificate and a fitness certificate for resuming his duties. Request for conversion of leave of one kind to the other has to be made within 30 days from expiry of relevant leave. Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट on leave preparatory to retirement is recalled, cash lump sum will be paid in lieu of unexpired portion of leave. अब इसको देख लेते हैं एक बार। सपोज किसी एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट से पहले 6 महीने की लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ली थी, उसने अपनी EL को कराया था। अब उसने क्या किया, आपने उसके अकाउंट में सपोज मान लो 100 लीव थी, उसने कहा मेरी 100 EL को आप ले लो, मुझे लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर दो इसको। आपने 100 EL के अगेंस्ट में कर दिया। अब 40 EL के बाद उसने अवेल की, आपने बोला नहीं आपकी ज़रूरत है, आपको सर्विस देनी है सरकार को, आप वापस आ जाइए। अब बुला सकते हो उसको, ये आपका राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिकॉल कर सकता है। उसको रिकॉल कर लिया। अब आपने अगर उसको 40 दिन के बाद बुलाया है और उसने 100 दिन की लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ली थी अपनी EL को कंज्यूम करा के, EL को इन ली ऑफ EL, तो 60 दिन की जो उसकी EL थी उसका क्या होगा, 40 ही तो अवेल की, आपने तो उसको पहले बुला लिया, उस EL का उसको लमसम पोर्शन मिल जाएगा। या देखा जाए, कहा जाए तो लीव इनकैशमेंट, हम दूसरे तरीके से अगर देखें समझे तो उसको वैसे भी उनका लीव इनकैशमेंट मिलने वाला था। ठीक है, लीव इनकैशमेंट उसने अपना सेक्रीफाइस किया, उसने लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ले ली, आपने लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट से उसको वापस बुला लिया 40 के बाद ही, तो 60 जो बची थी उसको लीव इनकैशमेंट दे दिया, लमसम अमाउंट दे दिया। इस तरह से उसने अपना लीव इनकैशमेंट ले लिया, इस तरह से भी उसको मान सकते हो। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु अवेल्स लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स is required to produce a medical certificate and a fitness certificate from resuming his duty. ठीक है, पता है कोई भी अगर मेडिकल ग्राउंड पे लीव लेता है तो उसको लौटने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है कि वो फिट है, और वो उसका जो डॉक्टर होता है वहीं से उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि ही इज फिट टू कंटिन्यू हिज ड्यूटी या फिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बिना वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। इसमें भी हमने देखा था कि अगर 3 दिन तक का उसने मेडिकल लीव ली हुई है तो 3 दिन तक की लीव को वो उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। 3 दिन तक की को जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको कंडोन कर सकती है कि जरूरत नहीं है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही ज्वाइन कर लो। वाइल ओवर स्टे आफ्टर लीव इज डेबिटेड टू HPL EOL विदाउट लीव सैलरी, विलफुल एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर्स हिम लायबल फॉर एक्शन। यानी कि अगर ओवर स्टे करता है तो उसका क्या होता है, उस केस में हम लोगों ने पहले भी देखा था FRSR वाले केस में भी कि उसके HPL से डिडक्ट कर लेते हैं, अगर HPL नहीं होती तो EOL से डिडक्ट कर लेते हैं। दोनों ही केस में उसको लीव सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि मान लो कोई 20 दिन का ओवर स्टे किया, 40 दिन की उसकी HPL से उसको निकाल देंगे, 40 दिन की HPL के नेक्स्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, अकाउंट में वो नहीं होंगी तो EOL दे देंगे। ठीक है, बट विलफुल एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर्स हिम लायबल फॉर एक्शन। लेकिन वो विलफुल एब्सेंस कर रहा है, वो आ नहीं रहा है, बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, ये आता है कैटेगरी में आपका विलफुल एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर्स हिम लायबल फॉर एक्शन। अब उस केस में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Leave of one kind availed earlier can be converted into leave of another kind at a later date at the request of official and at the discretion of the leave sanctioning authority। यानी कि मैं कोई एक लीव लेकर गया था छुट्टी पर, लौटने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी लीव को कन्वर्ट कराना चाहिए, मुझे दूसरे टाइप की लीव लेनी चाहिए। सपोज मैंने EL ली थी, मैं इसको HPL में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ या मेडिकल लीव में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट देके या जो भी कराना चाहता हूँ, दैट कैन बी डन। वो छुट्टी से लौटने के बाद भी की जा सकती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिशियल, यानी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एंड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है उसके डिस्क्रिशन पर करती है कि नहीं करती। अगेन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, यानी ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। दिस कैन बी अवेल्ड ओनली व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन सर्विस एंड नॉट आफ्टर क्विटिंग सर्विस। और ये तभी अवेल की जा सकती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सर्विस में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो छुट्टी जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन उसका रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद वो
उसकी रिक्वेस्ट करता है चेंज करने की, नहीं वो नहीं पॉसिबल है। रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ लीव ऑफ वन काइंड टू अदर हैज़ टू बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रेलिवेंट लीव। जिस लीव को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, चेंज कराना चाहते हो उसके नेचर को, वो 30 दिन के अंदर, छुट्टी से लौटने के बाद 30 दिन के अंदर आपको कराना होगा। उसके दिन 30 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते हो लीव चेंज कराने की तो कंसीडर नहीं की जाएगी। नो गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड लीव फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आप मल्टीपल टाइप की लीव को साथ में क्लब कराते हो, सब कुछ कराते हो, लेकिन सब मिला के आप मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते हो अनलेस द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन नहीं करता है तो उस केस में आपको 5 साल से ज़्यादा अगर आप लीव लेते हो तो डीम्ड एज रेजिग्नेशन, ये माना जाएगा कि आपने रिजाइन किया है सर्विस से, तो आप 5 साल ही मैक्सिमम ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैजुअल लीव। अब कैजुअल लीव के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, फॉर दोज कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर whom 17 holidays are allowed, the casual leave is 8 days. 2, for operating and field staff 10 days casual leaves are allowed. 3, those who are not entitled for 17 days holidays, casual leave is 12 days. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, and D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only. एक बार देख लेते हैं। फॉर दोज कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज फॉर हुम 17 हॉलीडेज आर अलाउड, द कैजुअल लीव इज 8 days। यानी कि एम्प्लॉय जिनको 17 हॉलीडेज मिलती हैं साल में, सारे त्योहारों को मिला के 17 अगर हॉलीडेज आपको मिल रहे हैं तो कैजुअल लीव आपको सिर्फ 8 दिन की सीएल के लिए आप इंटाइटल होते हो। लेकिन अगर आप फील्ड स्टाफ हो, ऑपरेटिंग स्टाफ हो, फील्ड में आपको ज़्यादा लेबोरियस वर्क रहता है, आपको ज़्यादा सीएल की ज़रूरत होती है, तो आपको 10 दिन की सीएल दी जाती है। दोज हु आर नॉट इंटाइटल फॉर 17 days हॉलीडेज, कैजुअल लीव इज 10 days। अगर आपको 17 days से कम हॉलीडेज मिलते हैं तो आपको 10 दिन की दी जाएगी कैजुअल लीव, जो कि ऑप्शन में था 12, वो नहीं दी जाएगी। फॉर एम्प्लॉइज ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इट इज 12 days, द एडिशनल 4 days आर ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको 12 days की दी जाती हैं, जिसमें से 8 दिन की सीएल और बचे हुए 4 दिन जो होंगे वो स्पेशल कैजुअल लीव से उसके एडजस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा सीएल वाला पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंबाइनिंग ऑफ लीव्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लीव्स की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1, leave account to be maintained by audit officer for non-gazetted government servant. 2, leave account to be maintained by head of office for gazetted government servant. Options are A1 and 2 both, B 2 only, C 1 only, and D none of the above, and the right answer is D none of the above, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार देख लेते हैं। लीव अकाउंट टू बी मेंटेन बाय ऑडिट ऑफिसर फॉर गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी अगर गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? ऑडिट ऑफिसर। एंड बाय हेड ऑफ ऑफिस फॉर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गेजेटेड के लिए हेड ऑफ ऑफिस। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, जॉब पे लगता है, ग्रुप सी या ग्रुप बी का एम्प्लॉय, तो उसका ऑफर अपॉइंटमेंट कौन इशू करता है? हेड ऑफ ऑफिस। ऑफिस से अपॉइंटमेंट ऑर्डर आता है, यानी हेड ऑफ ऑफिस करता है उसको। हेड ऑफ ऑफिस ही उसकी छुट्टियों का अकाउंट को देखता है। अब वो बाद में गेजेटेड बन जाता है तो वो चला जाता है आपका अकाउंट ऑफिसर के पास, क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, सेंसिटिव पोस्ट होती है, उसको हेड ऑफ ऑफिस के लेवल पर नहीं छोड़ा जा सकता, उसको ऑडिट ऑफिसर के लेवल में मेंटेन किया जाता है। ऑडिट ऑफिसर प्रॉपर उसका ऑडिट करता है। गेजेटेड ऑफिसर के लिए हमें पता है कि सारे रूल्स जो होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनको जो है ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंबाइनिंग ऑफ लीव्स। कंबाइनिंग ऑफ लीव्स के बारे में एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1, नो लीव अंटिल एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। 2, up to 90 days EL can be granted without verification. Options are A1 and 2 both, B 2 only, C 1 only, and D none of the above, and the right answer is A1 only, यानी the second statement गलत है। up to 90 days EL can be granted without verification, ये गलत स्टेटमेंट है। एक बार देख लेते हैं। नो लीव अंटिल एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि लीव एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट जब तक नहीं मिलेगी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये नहीं बोलती है कि आपकी लीव को एडमिट कर लिया गया, यानी एक्सेप्ट कर ली गई आपकी एप्लीकेशन को, तब तक आप लीव पर नहीं जा सकते हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आप सिंपल एक एप्लीकेशन देके चले जाते हो कि मैं 5 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, EL जा रहा हूँ, और आप चले जाते हो, तो ये आपको नहीं है जब तक कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको ये नहीं बोलती कि हाँ सैंक्शनड, यानी कि एडमिट कर ली है, एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट तब तक नहीं की जाती। अप टू 60 days EL कैन बी ग्रांटेड विदाउट वेरिफिकेशन।
लीव जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का काम होता है कि वो उसको वेरिफिकेशन करे कि जिस पर्पज से जा रहा है उसको वेरीफाई करे। बट अगर 60 दिन की ईएल के लिए जा रहा है अप टू 60 डेज एक साथ, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको दे देती है, क्योंकि 10-5 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए फैमिली से मिलने जा रहा है, पर्सनल रीजन है, तो यूजुअली उसको करने की जरूरत नहीं होती है। अब कोई बोल रहा है कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, 4 महीने के लिए बेटे से मिलने जा रहा हूँ, बेटा अब्रॉड रहता है, वहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसका मुझे छुट्टी चाहिए, तो अब वो बोलेंगे कि दिखाओ आप सर्टिफिकेट दो बेटे के। तो वो उसने बोला टोरंटो में रहता है मेरा बेटा, ठीक है टोरंटो में, चलो ठीक है दिखाओ। टोरंटो के लिए आपको वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल जिसमें भी वो दिखा रहा है उसके पेपर्स मांगेंगे आपसे, फिर आप जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपसे आपके जो पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस सब की कॉपी मांगेंगे, आप लगाओगे, जब वो कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ ये सच रीज़न है, फिर आपको दी जाएगी। तो ऐसे होता है लीव एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट का। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जा रहा है मेडिकल ग्राउंड पे जा रहा है, ठीक है, कि मेरा मेडिकल ग्राउंड है, वो लंबी लीव पर जा रहा है, यहाँ पे हमने कहा 60 डेज तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 डेज के लिए ज़्यादा जा रहा है, मेडिकल लीव पे जा रहा है, या मेडिकल लीव के केस में तो किसी भी तरह कितने भी दिन के लिए जा रहा हो, तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो यहाँ पर भी हमने पहले देखा था कि गैजेटेड ऑफिसर के लिए स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे। गैजेटेड ऑफिसर सीजीएचएस बेनिफिशियरी और नॉन गैजेटेड ऑफिसर सीजीएचएस बेनिफिशियरी, इस दोनों कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अगर गैजेटेड ऑफिसर है तो लिविंग इन सीजीएचएस एरिया एट द टाइम ऑफ इलनेस, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम सीजीएचएस डॉक्टर्स। अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है सीजीएचएस एरिया में रह रहा है, यानी कि जहाँ पे सीजीएचएस डिस्पेंसरी भी है, वो लीव पर नहीं आता, वो कहता है कि मैं मेडिकली मुझे प्रॉब्लम है, तो वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट उसको वहीं से सीजीएचएस डॉक्टर से चाहिए होगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको सीजीएचएस डॉक्टर से ही चाहिएगा। दूसरा, लिविंग इन नॉन सीजीएचएस एरिया, अगर वो नॉन सीजीएचएस एरिया में रह रहा है, या इधर ऑन टूर और लीव ऑन लीव, या फिर लीव पर है दूसरी जगह पे जहाँ पे सीजीएचएस एरिया नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम एएमए। यानी कि गवर्नमेंट जहाँ पर भी सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं होती, वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ डॉक्टर्स को एएमए में इम्पैनल करती है, यानी कि वो सर्विस देते हैं एज गुड एज सीजीएचएस डॉक्टर्स। उनकी जितनी भी दवाइयाँ वो रेफर करेंगे वो सब उसको एम्प्लॉय को मिल जाएंगी, उसका क्लेम मिल जाएगा, हर चीज़ का उसकी जो काउंसलिंग होगी, जितने टेस्ट होंगे मेडिकल टेस्ट, सबका उसको क्लेम मिलता है। तो वो एएमए होता है, उन एरियाज़ में अपॉइंट किया जाता है जिन एरियाज़ में कि सीजीएचएस डिस्पेंसरी नहीं होती है, जिससे एम्प्लॉय सफ़र ना करे। तो अगर गेस्टेड ऑफिसर है और वो सीजीएचएस एरिया में नहीं है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट अपना एएमए से ही लेकर आना होगा, कहीं से किसी लोकल डॉक्टर का लाके दे देगा तो नहीं चलेगा। अब नॉन गेस्टेड सीजीएचएस बेनिफिशियरी की बात करते हैं। लिविंग इन सीजीएचएस एरिया एट द टाइम ऑफ इलनेस, मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम सीजीएचएस डॉक्टर। अगर वो मेडिकल एरिया सीजीएचएस वाले एरिया में रह रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसको सीजीएचएस डॉक्टर से ही लाना, चाहे गेस्टेड हो या नॉन गेस्टेड हो। ठीक है, दोनों में एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, लिविंग इन नॉन सीजीएचएस एरिया, यानी नॉन सीजीएचएस एरिया में रह रहा है, तब क्या होगा, ऑन टूर लीव किस पर भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम एएमए, यानी कि एएमए से। इफ नो एमए विद इन 8 किलोमीटर्स ऑफ रेजिडेंस या टेम्परेरी ड्यूटी, यानी जिस जगह पर भी वो है सिचुएटेड है एट प्रेजेंट, उसके 8 किलोमीटर में अगर कोई एएमए नहीं होता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वहाँ से भी फिटनेस सर्टिफिकेट चल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया गेस्टेड और नॉन गेस्टेड का। गेस्टेड होगा तो आप कहीं से भी लाके दो, एएमए से लाके दो, और सीजीएचएस एरिया नहीं है तो। अगर आप नॉन गेस्टेड हो तो 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, अगर 8 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो आपको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी चल जाएगा। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक और ऑनररी मेडिकल ऑफिसर इज इनफ। यानी कि इस केस में अगर वो आयुर्वेदिक से भी ला के देता है, यूनानी से भी, होम्योपैथी से, या ऑनररी मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट ला के दे देता है तो चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया सीजीएचएस और नॉन सीजीएचएस का, अगर वो मेडिकल लीव पे जाता है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन डिस्पेंस विद मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 3 days एंड लीव डेबिटेड टू लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो 3 दिन तक के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और वो उसको छुट्टी भी दे सकती है, विदाउट सर्टिफिकेट मेडिकल लीव को सैंक्शन कर सकती है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन सीक सेकेंड मेडिकल ओपिनियन फ्रॉम जीएमओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल
सर्जन। यानी कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट गलत बनाया है, झूठ बोला है, 3 दिन तक का टाइम है कि उन्होंने मेडिकल लीव नहीं ली है, तो वो चाहे तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं, और वो कोई भी सिविल सर्जन की रैंक से कम का बंदा नहीं होना चाहिए। उस केस में उस एम्प्लॉय को सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए जाना पड़ेगा। हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स्ड ऑटोमेटिकली with any kind of leave except where it is refused in public interest। यानी कि हॉलीडेज जो हैं अगर आपके सफिक्स्ड या प्रीफिक्स्ड हैं आपकी लीव के साथ, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कोई एतराज नहीं होगा अंटिल इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। सपोज मंडे टू फ्राइडे तक की आपने छुट्टी ली है, सैटरडे संडे आपका हॉलीडे होता है, मंडे को आप ज्वाइन करोगे, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कोई एतराज नहीं होगा। बट अगर सैटरडे को आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई भी सबमिट हो रही है जिसमें पार्टिसिपेट करना है, नेशनल इंटरेस्ट की है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, तो फिर आपको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी बोल सकती है कि आपको सैटरडे को आना पड़ेगा, आप उसको प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं करा सकते। तो ये इस सिचुएशन में मना किया जा सकता है। Question number 8, which of the following statement is correct? 1. No government servant can return to duty from leave before expiry of leave without approval. 2. RH यानी restricted holidays can be prefixed, suffixed with regular leave and also with casual leave together. Options are A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, and D none of the above. And the right answer is A 1 only. यानी कि RH can be prefixed, suffixed with regular leave and also with casual leave together is a wrong statement. RH को आप prefix, suffix कर सकते हो, leave के साथ भी कर सकते हो, और आप साथ में CL के साथ भी, लेकिन together दोनों के साथ एक साथ नहीं कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। नो GS कैन रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम लीव बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव विदाउट अप्रूवल। यानी कि अगर आपने 10 दिन की छुट्टी ली है, आप 5 दिन बाद ही लौट के आना चाहते हो, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, उसके बाद ही आप लौट सकते हो। वरना जितने दिन की आपने कराई है उतने दिन बाद ही आप लौट सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स्ड विद रेगुलर लीव एंड ऑल्सो विद कैजुअल लीव बट नॉट विद द बोथ। यानी कि दोनों के साथ एक साथ नहीं करा सकते हो, एक के साथ एक बार में आप करा सकते हो। हमने बताया था स्पेशल कैजुअल लीव एक ऐसी लीव होती है जो कि RH के साथ भी हो जाती है, वो CL के साथ, जो रेगुलर लीव के साथ भी हो जाती है और CL के साथ भी हो जाती है, लेकिन दोनों के साथ नहीं हो सकती। वरना फिर तो कोई एम्प्लॉइज़ का एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि CL को हम रेगुलर लीव के साथ अटैच नहीं कर सकते, लेकिन CL को हम स्पेशल कैजुअल लीव के साथ अटैच कर सकते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव को हम CL के साथ भी कर सकते हैं और हम उसको रेगुलर लीव के साथ भी कर सकते हैं। तो कोई एम्प्लॉइज़ का एडवांटेज ले सकता है, पहले 5 दिन की उसने CL ली, 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव और उसके साथ 6 महीने की छुट्टियाँ ले ली, तो उसको तो एडवांटेज मिल गया, लेकिन नहीं ले सकता। अगर स्पेशल कैजुअल लीव CL के साथ ली है तो रेगुलर लीव के साथ नहीं लेगा, अगर रेगुलर लीव के साथ ली है तो CL के साथ नहीं लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ट्रू अबाउट परमिशन टू गो अब्रॉड। अब्रॉड जाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1. No permission required if the purpose is shown to visit any place outside the headquarters and leave address given. 2. Decision on request to go abroad should be conveyed within 1 month by competent authority, otherwise the permission is presumed. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 both, and D none of the above. And the right answer is A 1 only. एक बार देख लेते हैं। फॉर लिविंग हेडक्वार्टर्स नो परमिशन रिक्वायर्ड इफ द पर्पज इज शोन इन द टू विजिट एनी प्लेस आउटसाइड द हेडक्वार्टर एंड लीव एड्रेस गिवन। यानी कि बंदा जब अगर छुट्टी लेता है उसमें पर्पज दे रखा है, सपोज EL ले रहा है, EL का जो फॉर्म होता है उसमें लिखा होता है प्लेस टू विजिट। आपने लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ जयपुर में, जा रहा हूँ शादी अटेंड करने के लिए अपने किसी रिलेटिव की, तो रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए आप जयपुर जा रहे हो, तो आपको अलग से स्टेशन छोड़ने के लिए लीव की एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। उसमें गिवन है कि आप जयपुर जा रहे हो, इस पीरियड में आप जयपुर में रहोगे, तो अलग से देने की जरूरत नहीं है, और एड्रेस भी आपने दे रखा है आप कहाँ पे रहोगे जयपुर में। हाउएवर फॉर गोइंग अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड जाते हो, लीव शुड बी सैंक्शन बाई लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है जब आप अब्रॉड जाते हो। पहला तो होता है लीव सैंक्शन करना, तो लीव सैंक्शन कौन करता है? हमेशा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी करती है, तो ये तो क्लियर है। दूसरा आता है परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर ट्रेवलिंग अब्रॉड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिन आपका जो है इस केस में अप्रूव करेगा अब्रॉड जाने के लिए। यानी कि आपने लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ बेल्जियम, लिख कर चले जाओगे तो, और पर्पस दे दिया तो नहीं चलेगा। उस केस में आपको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो लीव ग्रांट करेगी और साथ में एडमिन जो है वो ट्रैवलिंग अब्रॉड के लिए परमिशन इशू करेगा। इन दिस केस दैट द डिसीजन शुड बी कन्वेड इन 21 days, अदरवाइज द परमिशन इज प्रिज्यूम्ड।
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी जो परमिशन की जो एप्लीकेशन है उसको एंडलेसली रख नहीं सकता, 21 डेज के अंदर उसको परमिशन देनी होती है। 21 डेज हमने ऐसे याद रख सकते हैं, याद किया था कि रीकैनलाइजेशन वाला हमने बनाया था एक स्पेशल कैजुअल लीव। रीकैनलाइजेशन के केस में मेल और फीमेल दोनों को 21 डेज की मिलती है। तो इसमें भी रीकैनलाइजेशन से सोचो कैनाल से जा रहा है, तो इमेजिन करो कैनाल से जा रहा है, तो कैनाल से 21 को हमने रिलेट कर लिया, तो 21 डेज के अंदर अंदर उसको परमिशन देनी होती है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द परमिशन कैन बी डिनाइड in the interest of security or if the official facing disciplinary or judicial proceeding। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी का इशू है या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है एम्प्लॉय पे या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो परमिशन को डिनाई किया जाता है। नॉर्मली अदर केस में उसको डिनाई नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेट अटेंडेंस। अब लेट अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। 1 हाफ डे CL शुड बी डेबिटेड फॉर each late attendance. 2 late attendance up to an hour for not more than 3 occasions in a month can be condoned by competent authority. Options are A 1 and 2 both, B 2 only, C 1 only and D none of the above, and the right answer is C 1 only। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं लेट अटेंडेंस के बारे में। हाफ डे कैजुअल लीव शुड बी डेबिटेड फॉर ईच लेट अटेंडेंस, यानी कि अगर आप लेट आते हो तो आपकी हाफ डे की CL, लंच से पहले आप कभी ज्वाइन करते हो आपको हाफ डे की CL डिडक्ट कर लेगी आपका एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, लेट अटेंडेंस अब to an hour for not more than 2 occasions in a month can be condoned by competent authority if convinced due to unavoidable reason। सपोज आप लेट हो गए, आप ट्रैफिक में फंस गए, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, किसी भी रीजन से मेट्रो लेट हो गई, आप अगर लेट आते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कन्विंस है, आप 1 घंटे तक लेट होते हो तो महीने में 2 बार आपको कॉन्डोन कर सकती है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपकी हाफ डे CL ले ली जाएगी। तो 2 दिन तक का ही आपको मिलता है पूरे महीने में अप टू 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंबाइनिंग ऑफ लीव। लीव कॉम्बिनेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 CL कैन बी कंबाइंड विद EL। 2 हाफ डे CL टेकन इन आफ्टरनून कैन बी कंबाइंड विद EL ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ in case of sickness। Options are A 1 and 2 both, B 2 only, C 1 only and D none of the above, and the right answer is A 1 and 2 both। यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यानी CL को कंबाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हाफ डे CL कैन बी टेकन इन आफ्टरनून कैन बी कंबाइंड विद EL ऑन फॉलोइंग डे इन केस ऑफ सिकनेस। तो एक बार देख लेते हैं। CL कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी लीव एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव। हमें पता है अच्छी तरह से कि CL को सिर्फ हम स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं। CL कांट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, ये भी पता है कि ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं हो सकती। तीसरा, इवन दो रेगुलर लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद CL, हाफ डे CL कैन बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जब हमें पता है कि CL को हम EL के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाफ डे CL को हम कर सकते हैं EL के साथ। 2 कंडीशन है, कौन कौन सी। 1, GS हैज नो फर्दर क्रेडिट ऑफ कैजुअल लीव एक्सेप्ट हाफ डे। एक तो उसके अकाउंट में सिर्फ हाफ डे की ही CL होनी चाहिए और कोई लीव नहीं होनी चाहिए। 2, GS प्रोसीडेड ऑन हाफ पे लीव इन आफ्टरनून एंड कुड नॉट ज्वाइन ऑफिस नेक्स्ट डे ड्यू टू सिकनेस और अदर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। CL जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उस सेकंड हाफ में उन्होंने हाफ डे CL ली, वो छुट्टी पर चले गए, नेक्स्ट डे पता चला कि सिकनेस हो गई, उन्होंने मेडिकल लीव लगा दी या EL ले ली, तो फिर उस सिचुएशन में उसको हम कंबाइन कर सकते हैं अदर लीव के साथ। तो कुल मिला के कहानी का जो हम समझने की कोशिश करें जिसको, तो अगर आपके पास CL है फिर तो कोई बात नहीं, आप CL लो। CL तो कैजुअल सिचुएशन के लिए होती है कि आप फंस गए हो, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अचानक से आ पड़ी, उसके लिए होती है। बट आपके पास हाफ डे CL थी, आपने ले ली, अब अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको तो नहीं पता था ना, आपको सेकंड हाफ में किसी भी रीजन से जाना था, आपको सपोज कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी या बेटे के लिए आपको कुछ कहीं पे जाना था, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई शो था, आप वहाँ पे चले गए, रात को आते आते आपकी तबीयत खराब हो गई, अगले दिन आपने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये नहीं बोल सकती कि नहीं CL को हम क्लब नहीं कर सकते। इस केस में CL को जो है किया जा सकता है इसके साथ। गवर्नमेंट आपको इस बात की लिबर्टी देगी कि अब इस बेचारे के पास तो छुट्टी तो है ही नहीं, क्या करेगा, कुछ छुट्टी देनी पड़ेगी ना, इसको क्या करेंगे इस पीरियड को, तो फिर वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। In case official has already applied for and got sanctioned the leave due and admissible from a particular day should not be granted half days casual leave from the previous afternoon। लेकिन इसको मिसयूज नहीं किया सकता। सपोज किसी एम्प्लॉय ने बोला कि मैं 5 अगस्त से छुट्टी पर जा रहा हूँ, EL ले ली है 10 दिन की, और वो 4 अगस्त को आफ्टरनून में बोलता है सर मुझे हाफ डे CL दे दो। अब नहीं ले सकता, वो बोलेगा मेरे पास हाफ डे या हाफ डे के साथ क्लब करने का ऑप्शन होता है, कंबाइन कर सकते हैं। नहीं, ये कंबाइन का ऑप्शन तब होता है कि आप जो है
हाफ डे की सीएल लेके जाते फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती, कंपेयरिंग सर्कमस्टांसेस, फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है, बंद हो गया रास्ता, कुछ भी चीज़ हो गई है, तो उस सिचुएशन में आप नहीं आ पा रहे हो, तब आपको दी जाएगी। ये नहीं कि आपने पहले छुट्टी ले ली और उससे एक दिन पहले हाफ डे सीएल ले ली, दैट कैन नॉट बी डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लेट अटेंडेंस। लेट अटेंडेंस के बारे में, हाफ डे सीएल शुड बी डेबिटेड फॉर ईच लेट अटेंडेंस, पढ़ लिया। लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर कंडोन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप टू 3 times a month। ऑप्शन आर A1 ओनली, B2 ओनली, C1 and 2 बोथ, एंड D नन ऑफ द अबव। ये हमने क्वेश्चन को पहले देख लिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड राइट आंसर इज 1। और एक्सप्लेनेशन भी आपको पता है कि 1 घंटे तक की आप कर सकते हो ट्वाइस अ मंथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओवरस्टे ऑफ लीव्स। 1, ओवरस्टे ऑफ लीव पीरियड टू बी डेबिटेड टू हाफ पे लीव अकाउंट टू द एक्सटेंट अवेलेबल। 2, if no HPL is at the credit, the overstay of leave is debited to EOL। Options are A1 only, B2 only, C1 and 2 both, and D none of the above। And the right answer is C1 and 2 both, यानी दोनों ही सही है। यानी कि ओवरस्टे ऑफ लीव जो होता है, यानी कि कोई एम्प्लॉय अगर छुट्टी पर जाता है और उस छुट्टी को एक्सटेंड कर लेता है, यानी ओवरस्टे कर लेता है, तो उस सिचुएशन में दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगे। एक बार देख लेते हैं। नो जीएस कैन रिटर्न टू ड्यूटी फ्रॉम लीव बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव विदाउट अप्रूवल। हमने देख ही लिया था कि अगर एक लीव से पहले लौट के आना है, यानी कि जितना लीव का पीरियड था उससे पहले लौटना चाहता है, तो वो लौट नहीं सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंस लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। आरएच कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स्ड विद रेगुलर लीव एंड ऑल्सो विद कैजुअल लीव बट नॉट विद बोथ। यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे प्रीफिक्स सफिक्स हो सकती है रेगुलर लीव के साथ भी और कैजुअल लीव के साथ, लेकिन दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकती, देख चुके हैं। ओवरस्टे ऑफ लीव पीरियड टू बी डेबिटेड टू हाफ पे लीव अकाउंट टू द एक्सटेंट अवेलेबल एंड इफ नो HPL इज क्रेडिट देन डेबिटेड टू EOL। यानी कि अगर कोई ओवर स्टे करता है तो उस सिचुएशन में उसके अकाउंट से HPL को डिडक्ट किया जाएगा पहले, जब तक कि अवेलेबल है। जब HPL अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में EOL से किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विलफुल एब्सेंस करेगा। विलफुल एब्सेंस किया जाएगा तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए लायबल होगा। ये सिचुएशन तब आती है कि जब उसकी छुट्टी के ओवर स्टे हो जाता है, जब उसका बोनाफाइड इंटेंशन से करता है। सपोज कोई एम्प्लॉय अपने होम टाउन जाता है 10 दिन के लिए और 10 दिन के बाद उसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है या घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से उसको 5 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। उस सिचुएशन के लिए होता है कि आप इसको ओवर स्टे को रेगुलराइज कर लेते हो बाय HPL। इफ HPL नॉट अवेलेबल देन EOL। लेकिन अगर विलफुल एब्सेंस है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा कि नहीं मेरी HPL से कर दो, तो नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी HPL ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी उस पर कर सकते हैं, इस पीरियड को डायसनॉन भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इन बोथ द केसेस नो लीव सैलरी, मतलब दोनों सिचुएशन में उसको लीव सैलरी तो नहीं मिलेगी, इतना तो होगा ही होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओवरस्टे ऑफ लीव। एक बार फिर से लीव ओवरस्टे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है। लीव ऑफ एनी काइंड टेकन अर्लियर कैन बी कम्यूटेड इन टू लीव ऑफ एनी काइंड एट लेटर डेट। यानी एक लीव को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। 2, सच कम्यूटेशन शुड बी मेड विद इन 15 days ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। ऑप्शन आर A1 ओनली, B2 ओनली, C1 and 2 बोथ, एंड D नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज A1 ओनली। हम देख चुके हैं, अच्छे तरीके से देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। लीव ऑफ एनी काइंड टेकन अर्लियर कैन बी कमिटेड टू द लीव ऑफ एनी काइंड एट लेटर डेट ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन 30 days ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर लीव। यानी कि कोई एक टाइप की अगर लीव ले रखी है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी टाइप की लीव में विद इन 30 days ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी, यानी 30 days के अंदर कर सकते हैं। ये हमने देख चुका है, ये मैं आपसे बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ जिससे कि माइंड में अच्छे से रजिस्टर्ड हो जाए हर एंगल के साथ, इसीलिए इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ अलग अलग एंगल्स से। Such conversion is at discretion of leave sanctioning authority and subject to the adjustment of leave salary। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, उसके बाद लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन होता है वो करती है कि नहीं करती है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी। बिसाइड्स द रिक्वेस्ट आफ्टर रिटायरमेंट इज नॉट अलाउड। रिटायरमेंट के बाद नहीं अलाउड, देख चुके हैं। अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी कैन बी कमिटेड टू EOL बट नो लीव सैलरी। अनऑथराइज एब्सेंस होती है तो उसको EOL में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लीव सैलरी नहीं मिलेगी। EOL एंड ऑन MC यानी मेडिकल सर्टिफिकेट कैन बी कमिटेड टू लीव नॉट ड्यू रिट्रोस्पेक्टिवली। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पर EOL है तो उसको चाहे एम्प्लॉय तो बाद में लीव नॉट ड्यू में भी करा सकता है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पे लीव नॉट ड्यू किस लिए होती है, मेडिकल ग्राउंड के लिए होती है, जब HPL के अगेंस्ट में होती है, और HPL कब मिलती है आपको, मेडिकल ग्राउंड के लिए। तो अगर मेडिकल ग्राउंड पे उसके पास है ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट है EOL, तो उसको वो लीव नॉट ड्यू के लिए भी क्वालिफाई करता है, तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली कराया जा सकता है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंबाइनिंग ऑफ लीव्स। 1, if holidays are prefixed to leave, the consequent arrangement of pay and allowances will take effect from the date after holidays. 2, if holidays are suffixed to leave, arrangement of pay take effect from the date on which the holidays would have
ended. Options are A1 only, B2 only, C1 and 2 both, and D none of the above. And the right answer is A1 only. एक बार देख लेते हैं. If holidays are prefix to leave, यानी कि holidays prefix है, पहले आ रहे हैं. The leave and consequent arrangement of pay and allowances take effect from day after holidays. अब सैटरडे संडे है, मंडे से कोई एम्प्लॉय लीव पर जा रहा है तो उसके जो पे एंड अलाउंस इफेक्ट होंगे वो मंडे से हो जाएंगे. सैटरडे संडे को लीव पे था, मंडे सैटरडे संडे को हॉलीडे था, मंडे से वो एम्प्लॉय लीव पर चला गया. तो ऐसा नहीं कि उसका जब उसका लीव का अरेंजमेंट किया जाएगा तो उसका सैटरडे संडे का लॉस हो जाएगा. नहीं, लॉस नहीं होगा, उसको संडे तक ऑन ड्यूटी की तरह ट्रीट करेंगे. मंडे से वो लीव पर है तो यानी कि जहाँ तक उसकी हॉलीडेज एंड होते हैं यानी कि संडे एंड तक उसका अरेंजमेंट किया जाएगा फ्रॉम द डेट आफ्टर हॉलीडेज, और मंडे से तो लीव पर है ही. अब दूसरा केस, इफ हॉलीडेज आर सफिक्स टू लीव. अब यहाँ पे हॉलीडे सफिक्स हो गए यानी कि मंडे टू फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है. द लीव इज ट्रीटेड एज हैविंग कंप्लीटेड एंड एनी अरेंजमेंट टू पे टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द लीव वुड हैव एंडेड इफ हॉलीडेज आर नॉट सफिक्स. यानी कि हम इस तरह से मान के चलेंगे कि सैटरडे को उसने ड्यूटी ज्वाइन की है. हम ऐसे नहीं मानेंगे कि उसने हॉलीडे था, पहले लीव पे था फ्राइडे तक और सैटरडे संडे छुट्टी थी तो उसका पे का जो इफेक्ट होगा मंडे से आएगा. नहीं, मंडे से नहीं आएगा. छुट्टी उसकी सैटरडे को खत्म, फ्राइडे को खत्म हुई है तो सैटरडे को उसको सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो अगर लीव के साथ हॉलीडेज प्रीफिक्स या सफिक्स होते हैं तो उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को ही मिलता है. अगर हॉलीडेज प्रीफिक्स या सफिक्स है तो प्रीफिक्स है तो हॉलीडेज जहाँ तक थे वहाँ तक उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा और लीव से उसका पीरियड को जस्ट इमीडिएट पहले जो हॉलीडेज हैं वहाँ तक ऑन ड्यूटी माना जाएगा. और अगर हॉलीडेज सफिक्स हैं तो जहाँ तक लीव खत्म हुई है वहाँ के अगले दिन से उसको ऑन ड्यूटी की तरह ट्रीट किया जाएगा. पे एंड अलाउंसेस का बेनिफिट उसको वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा. इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन मेडिकल लीव, हॉलीडेज प्रीसीडिंग द लीव will be prefixed automatically and the holidays immediately succeeding medical leave will be part of leave. अगर कोई मेडिकल लीव पे जाता है उससे पहले, अब मेडिकल लीव तो एम्प्लॉय सोच के नहीं आ रहा ना, मंडे से हो गई, सैटरडे संडे उसका पहले से था तो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स हो जाएंगे. उसको प्रीफिक्स के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है. हमने देखा था कि लीव सैंक्शन अथॉरिटी के पास डिस्क्रिप्शन पे होती है कि वो सैटरडे संडे यानी कि जो हॉलीडे प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं उसको करना चाहे या नहीं करना चाहे. बट यहाँ पर अगर ऑलरेडी उसको मेडिकल पर है, मेडिकल तो इमरजेंसी केस होता है, तो अगर मेडिकल पर एम्प्लॉय है तो उस सिचुएशन में जो प्रीफिक्स हो रहे हैं हॉलीडेज, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी हो रहे हैं वो हॉलीडेज जो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स मान लिए जाएंगे, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी. अब सक्सीडिंग जो होंगे वो तो पार्ट ऑफ लीव होंगे यानी कि वो लीव का पार्ट माना जाएगा आपका कि वो तो लीव पे है ही, तो इसलिए उसमें भी एम्प्लॉय को ही बेनिफिट मिलता है. सिमिलरली व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफाइड मेडिकली फिट फॉर ड्यूटी, हॉलीडेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग दैट डे ऑटोमेटिकली सफिक्स एंड हॉलीडे प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट विल बी पार्ट ऑफ लीव. अब कोई एम्प्लॉय मेडिकल लीव पे था, फिटनेस सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया. फिटनेस सर्टिफिकेट में दिया गया कि हाँ वो इस डेट से 5 दिन की लीव पे था, मेडिकल लीव पे, फ्राइडे तक, सैटरडे से ड्यूटी करने के लिए फिट है सैटरडे, लेकिन सैटरडे को तो ऑफ है, सैटरडे को वो जाके ज्वाइन तो कर नहीं सकता ड्यूटी को, तो सैटरडे संडे को उस केस में ऑटोमेटिकली सफिक्स मान लिया जाएगा, मंडे से वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया जाएगा. यहाँ पर लीव सैंक्शन अथॉरिटी से सफिक्स कराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय का ही बेनिफिट देखा जाएगा. ऐसा नहीं कि आप लीव से आए हो तो आपको अगर पे का बेनिफिट चाहिए, रेगुलराइज कराना पीरियड को, तो सैटरडे को ज्वाइन करो पहले. नहीं, ऑटोमेटिकली सफिक्स हो गया वो पीरियड क्योंकि डॉक्टर ने ही उसको मेडिकल सर्टिफिकेट में फ्राइडे तक फिट किया और अगले दिन छुट्टी है, तो फिर उसको जाहिर सी बात है कि मंडे से ही ज्वाइन कर पाएगा, उस पीरियड को सफिक्स कर दिया जाएगा विदाउट अप्रूवल ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज परमानेंटली डिसेबल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट हिज सर्विस विल बी. अब कोई अगर एम्प्लॉय है जो कि परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो क्या होगा उसकी सर्विस का. ए, गिवन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस. बी, आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस बट no work will be assigned to him. C, reduced in rank, and D, kept in service and should not be denied any promotion. And the right answer is D, kept in service and should not be denied any promotion, यानी कि कोई भी सर्विस लॉस उसको नहीं होगा. एक बार देख लेते हैं. अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज परमानेंटली डिसेबल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी शुड नॉट बी इनवैलिडेटेड और रिड्यूस्ड इन रैंक. इंस्टेड ही शुड बी शिफ्टेड टू सम अदर पोस्ट विद द सेम पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट्स. यानी कि कोई मेंटली या फिजिकली, दो चीज इसमें देखने वाली बातें हैं कि फिजिकल और मेंटल दोनों डिसेबिलिटी को कवर किया गया है और
उसको ऐसा नहीं किया जाएगा इनवैलिडेट कर दो, यानी इसकी सर्विस के लिए अब ये अयोग्य ठहरा दिया जाए, नहीं, ना ही उसको रिड्यूस इन रैंक किया जाएगा उसकी कि ये इस लेवल की ये सेंसिटिव रैंक है, इस पर ये जो है नहीं इसकी अब कैपेबल नहीं है सर्विस देने के लिए, तो इसको रिड्यूस कर दो इसकी रैंक, नहीं, ही शुड बी शिफ्टेड टू सम अदर पोस्ट, उसको अदर पोस्ट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा विद सेम पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट, यानी कि उस पेस वो ऐसी पोस्ट होगी जिस पोस्ट पर वो उस ड्यूटी को संभाल सके, बट सेम पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट। सपोज कोई आदमी फील्ड जॉब है, बार बार घूमता है फील्ड में, अब फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो घूम नहीं सकता, तो उसको ऑफिस जॉब में शिफ्ट कर दो जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को दे सके और उसको पे का कोई बेनिफिट जो है वो लॉस नहीं होगा। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट ही मे बी केप्ट ऑन सुपर न्यूमररी पोस्ट अंटिल अ पोस्ट बिकम अवेलेबल। अब कोई ऐसी पोस्ट है ही नहीं जहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर सकें, तो हम एक सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट कर देंगे। सुपर न्यूमररी पोस्ट होती है जिसकी कोई ड्यूटीज असाइन नहीं होती हैं, कोई ड्यूटीज नहीं होती हैं कि इसको ये ड्यूटीज होती हैं, जैसे हर पोस्ट के साथ अटैच होती हैं, इस पोस्ट के साथ कोई अटैच नहीं हो जाती, इसको इस पोस्ट पे हम किसी एम्प्लॉय को टेम्परेरी पीरियड के लिए रखते हैं जब तक कि उसके लिए कोई पोस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर भी हम उसको सुपर न्यूमररी पोस्ट पर रखेंगे अनटिल द पोस्ट बिकम अवेलेबल, जब तक कि कोई दूसरी पोस्ट अवेलेबल नहीं हो जाती, और दूसरी पोस्ट अवेलेबल होती है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बट उसको कोई लॉस नहीं होगा। ही शुड नॉट बी डिनाइड एनी प्रमोशन, उसको किसी भी प्रमोशन का लॉस भी नहीं होगा। Question number 17. If a government servant remains absent from duty for a continuous period of more than 5 years, he shall be deemed option A to have resigned from service, B to have been dismissed from service, C to have compulsorily retired from service, and D to have suspended. And the right answer is A to have resigned from service. अब यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल तक मैक्सिमम लीव ले सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सारे टाइप की लीव में आगे 5 साल से ज़्यादा अगर वो लीव पर रहता है, छुट्टी पर रहता है, तो ये माना जाएगा उसने रिजाइन किया है, उसको डिसमिस नहीं करेंगे। अब रिजाइन और डिसमिस में क्या फ़र्क है? रेजिग्नेशन में उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, डिसमिस के केस में बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, डिसमिस के केस में उसको री एम्प्लॉयमेंट का एडवांटेज भी नहीं मिलेगा, वो किसी और सर्विस में नहीं जा सकता, लेकिन रेजिग्नेशन के केस में किसी और सर्विस में फ्यूचर में अप्लाई कर सकता है, तो उसको रिजाइन फ्रॉम सर्विस माना जाएगा, डिसमिस या कंपल्सरी रिटायर नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिसमिस और कंपल्सरी रिटायर तो पेनल्टी होती है, पेनल्टी थोड़ी ना लगी है, वो सर्विस पर खुद ही नहीं आया है, तो हमने मान लिया कि इसने हमें रिजाइन कर दिया और हमने इसको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उस हिसाब से उसका ट्रीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द CCL लीव रूल शैल बी रेफर्ड फॉर डिसीजन टू Options are A. Ministry of Finance, B. Ministry of Law, C. Ministry of Personal, Public Grievance and Pensions, and D. Supreme Court. And the right answer is C. Ministry of Personal, Public Grievance and Pension. यानी कि CCS रूल्स का अगर कोई इंटरप्रिटेशन को लेके कोई इशू आता है तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए एम्पावर होती है? पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है, पर्सनल का मैनेजमेंट करती है अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज, और इसी के रूल्स जो है फॉलो किए जाते हैं। इनके अंदर में डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT, वो डिपार्टमेंट ही सारी रूल्स को रेगुलेट करता है और उसी को पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ फॉलो करता है अक्रॉस द कंट्री। तो इस केस में कोई भी इंटरप्रिटेशन को लेकर इशू आएगा तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, यानी कि जो पर्सनल को मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के पर्सनल को मेंटेन करती है, वही मिनिस्ट्री इसके लिए एम्पावर होती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19. पावर टू रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ CCS लीव रूल्स कॉजिंग अनड्यू हार्डशिप इन एनी केस मे बी एक्सरसाइज्ड बाय, यानी पावर टू रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ CCS लीव रूल्स, यानी कि CCS लीव रूल्स को रिलैक्स करने की पावर होती है, वो किसके पास होती है? A. हेड ऑफ ऑफिस, B. the ministry department concerned, C. the Ministry of Personal, Public Grievance and Pensions, and D. none of these. And the right answer is B. Ministry Department concerned. एक बार देख लेते हैं। पावर टू रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ CCS लीव रूल्स कॉजिंग अनड्यू हार्डशिप इन केस मे बी एक्सरसाइज बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी कि अगर आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि उस एम्प्लॉयज के लिए हार्डशिप की प्रॉब्लम कर रही हैं, that can be relaxed by in concurrence with Ministry of Personal, Public Grievance and Pension. Suppose नॉर्थ ईस्ट की बात है, ऑफिस का टाइमिंग होता है 10 से हमारा 5 या 5:30 या 6, जो भी मिनिस्ट्रीज में होता है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे दिन ढल जाता है जल्दी, सनराइज भी जल्दी होता है, सनसेट भी जल्दी होता है। अब कोई एम्प्लॉय अगर इम्फाल में सर्विस करता है और 6 बजे तक सर्विस करता है तो वहाँ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रात। अब दिसंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा अनड्यू हार्डशिप भी हो रही है, कोई काम भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। ज़्यादातर लोग जो हैं, पब्लिक डीलिंग है,
करनी है, कोई ऐसी जो डिपार्टमेंट है जहाँ पब्लिक डील होती है। अब पब्लिक आ ही नहीं रही है शाम को, क्योंकि वहाँ पे तो लोग 5 बजे के बाद घर में चले जाते हैं, सर्दियों में कोई निकल के नहीं आता रोड पे, बहुत ठंडा मौसम हो रखा है। लेकिन क्योंकि न्यू दिल्ली में ऑफिस का टाइम 6 बजे का है, तो वहाँ पे भी 6 बजे का रखा जाए। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही है, कोई गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, इसको हम टाइमिंग को रिलैक्स कर सकते हैं, इसको हम 1 घंटा प्रीपोन कर सकते हैं ऑफिस खुलने का और बंद होने का टाइम, या सिर्फ बंद होने का टाइम जो भी है। तो डीओबीटी उस पर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उस पर अपनी कंकरेंस दे देगी, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उस प्रोविजन को रिलैक्स कर सकता है। तो पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न। और किसकी कंकरेंस चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 20, HPL कैन नॉट बी A. Availed without medical certificate on private affairs. B. Combined with CL. C. Converted into full pay leave as commuted leave if leave applied for medical ground. And D. Converted into full pay leave as commuted leave up to a maximum 180 days to be utilized for an approved study course. And the right answer is B. Combined with CL. हमें पता है कि HPL को हम CL के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, इनफैक्ट CL के साथ हम किसी भी रेगुलर लीव को कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत था। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। A. Availed without medical certificate on private affairs. हाँ, हम HPL को विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं प्राइवेट अफेयर्स के लिए, और हाफ डे की जो HPL हम ले सकते हैं। अगर हम मेडिकल ग्राउंड पे लेते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, लेकिन हम अदर ग्राउंड पे लेते हैं तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। सी है कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव इफ हैव अप्लाइड फॉर मेडिकल ग्राउंड। अगर मेडिकल ग्राउंड पे लेते हैं HPL को, तो हम 2 HPL को एक लीव, फुल पे लीव के अगेंस्ट में कम्यूट करा सकते हैं और फुल डे की सैलरी ले सकते हैं। सपोज किसी ने 30 डेज की मेडिकल लीव ली है, तो उसके अगेंस्ट में 60 दिन की HPL को एडजस्ट करा लिया जाएगा और पूरे 30 दिन की उसको फुल पे सैलरी मिल जाएगी, हाफ पे सैलरी नहीं मिलेगी। डी कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। हम इसको कम्यूट करा सकते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए 180 डेज के लिए, टू बी यूटिलाइज फॉर अप्रूव स्टडी कोर्स। अप्रूव जो होगा जो कोर्स होता है उसके लिए हम 180 दिन तक की कम्यूटेड लीव ले सकते हैं HPL को कन्वर्ट करा के। तो ये हमारा आज का वीडियो था फ्रेंड। हमने कोशिश की थी कि मैक्सिमम कोशिश करके आज थर्ड पार्ट में ख़त्म हो जाएगा लीव वाला, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन पार्ट लंबा हो गया था। तो इसके लिए हमें एक छोटा पोर्शन और लेकर आना पड़ेगा, लास्ट पार्ट होगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो कोई भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट चारों वीडियोस को देख लेगा, उसके बाद किसी और वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पूरा लीव वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही लिंक शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल हम लोग अपना खुद का बना रहे हैं, जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन पार्ट में, जिसमें कि सारा जितना भी पढ़ा है उसका स्टडी मटीरियल भी हम लोग PDF फाइल में शेयर कर देंगे, जिससे कि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की पेशेंस लिसनिंग के लिए। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, जिससे कि हम और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें अपने चैनल को और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी